गवर्नमेंट स्टडी सेंटर आप सभी का स्वागत करता है। हम लोग आज यूपी पीजीटी परीक्षा में इतिहास विषय में वर्ष 2021 में आए हुए प्रश्नों पर दूसरी क्लास करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले वही निवेदन और सुझाव कि जिन लोगों ने गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, तथा जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वह लोग जो है अपने मित्रों, बंधुओं, दोस्तों में शेयर करें ताकि इस चैनल का लाभ उनके इष्ट मित्र भी उठा सकें। तो हम लोग जो है अपनी दूसरी क्लास शुरू करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 26 है, मध्य पुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। ऑप्शन ए कोर से, बी फलक से, सी ब्लेड से, डी ताम्र से। कहाँ पूछ रहा है? मध्य पुरा पाषाण काल की बात इसमें हो रही है। तो प्रागैतिहासिक काल को आप लोग जानते हैं, उपकरणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक पुरा पाषाण काल पैलियोलिथिक, दूसरा मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक, तीसरा नव पाषाण काल नियोलिथिक। तो इसमें जो पहला है ये है पैलियोलिथिक पुरा पाषाण काल। इसको भी उपकरणों की भिन्नता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। एक है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। देखिए, जो निम्न पुरा पाषाण काल है इसमें जो उपकरण थे वह थे चापर, क्लीवर, हैंड एक्स। क्या थे? चापर थे, क्लीवर थे, हैंड एक्स हस्त कुल्हाड़ी। और जो मध्य पुरा पाषाण काल है इसमें प्रधानता फलक की थी, ब्यूरिन, बेधनी, ये सब भी उपकरण थे। और उच्च पुरा जो पाषाण काल है इसमें ब्लेड की प्रधानता थी। समझ रहे हैं? तो ये चापर, क्लीवर, हैंड एक्स हो गया, फलक हो गया मध्य पुरा पाषाण काल में। उच्च पुरा पाषाण काल में क्या हो गया? ब्लेड हो गया। मध्य पुरा पाषाण काल पूछ रहा है तो इसमें क्या होगा? विकल्प बी, ऑप्शन बी होगा, फलक। क्लियर? आइए स्कोर देखते हैं। उपकरण में भिन्नता के आधार पर यही बात हो रही थी। पूर्व पाषाण को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। निम्न पूर्व पाषाण काल जो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व है, चापर, क्लीवर और हैंड एक्स, यही है इसकी विशेषता। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बद मदुरै और अरितपक्कम से प्राप्त किए गए। क्लीवर में क्लीवर क्या होता है? दोहरी धार होती है जिसका उपयोग पेड़ों को काटने या चीरने के लिए होता था। इसी प्रकार स्क्रैपर या खुरचनी से पेड़ों की खाल या जानवरों का चमड़ा निकाला जाता था। मध्य पूर्व या मध्य पुरा पाषाण काल ये 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व है। इसमें फलक है, फलक की बात हुई थी, फलक है, स्क्रैपर, ब्यूरिन और बेधक। इसके बाद उच्च पूर्व पाषाण काल है, उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ब्लेड इसका प्रधान उपकरण था। क्लियर हुआ? अगर कहीं समस्या है गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के कमेंट में जा करके आप बताइएगा तो आपकी समस्या दूर की जाएगी। अगला प्रश्न है 27, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? ऑप्शन ए है उदयनिंदरम ताम्रपत्र लेख, बी है तुरनिंडु गलम अभिलेख, सी है करंडई ताम्रपत्र लेख,
डी है बिरुवा लंगनाडु अभिलेख। अब इसको आइए समझते हैं कि विजयालय द्वारा जो तंजौर विजय की गई है उसका उल्लेख किसमें है। देखिए, हम लोगों ने संगम साहित्य पढ़ा है। संगम साहित्य में या संगम काल में दक्षिण के 3 राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। वो 3 राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। चोल का जो है पराभव होता है, पराभव के बाद में 9वीं शताब्दी के मध्य में चोल शासक आते हैं एक विजयालय ने इनकी राजनीतिक सत्ता का पुनरुत्थान किया चोलों की। और विजयालय थे कौन? विजयालय थे पल्लवों के सामंत थे। किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। पल्लव और पांड्य राज्यों के मध्य युद्ध होता था। इस युद्ध से पांड्य कमजोर हुए। पांड्यों की कमजोरी का फायदा लाभ उठा करके विजयालय ने पांड्यों के जो है तंजौर पर अधिकार कर लिया। समझ रहे हैं? तंजौर पर अधिकार करने के बाद विजयालय ने परकेसरी और तंजई कोंड की उपाधि धारण की। इसका विवरण मिलता है तिरुनेंडुगलम अभिलेख में। किसमें मिलता है? तिरुनेंडुगलम अभिलेख में मिलता है। समझ में आया? संगम काल से शुरू करिए तो आपकी चीजें क्लियर होंगी। अब आइए प्रश्न देखते हैं। तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तिरुनेंडुगलम अभिलेख। ये ऑप्शन बी में देखिए, तिरुनेंडुगलम अभिलेख दिया हुआ है। यही उत्तर इसमें सही है। आइए और क्लियर करते हैं इसको। 9वीं शताब्दी में चोलों की राजनीतिक सत्ता का संस्थापक विजयालय 850 से 871। वह पल्लवों के अधीन उरैयूर का सामंत था। पल्लव और पांडवों में संघर्ष चल रहा था। पांडवों की दुर्बल स्थिति देखकर विजयालय ने पांडवों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार कर लिया। उरैयूर के स्थान पर तंजौर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। तंजौर विजय के उपलक्ष्य में विजयालय ने परकेसरी और तंजई कोंड की उपाधि धारण की। विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख तिरुनेंडुगलम अभिलेख में हुआ है। अब आपको निश्चित तौर पर क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर है 28 है, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता था? ए है ऑप्शन बुद्ध, बी है लकुलिस, सी है महावीर, डी है शंकराचार्य। एक बात कह रहे हैं कि निग्रंथ एक संप्रदाय है, उस संप्रदाय में किसको निग्रंथ कहा जाता था? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर। इसलिए ऑप्शन सी में महावीर सही है। महावीर को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनको कहा गया केवलिन। क्या कहा गया? केवलिन कहा गया। और क्या कहा गया? जिन कहा गया। जिन माने विजेता। और क्या कहा गया? अर्ह कहा गया। अर्ह माने योग्य कहा गया। और क्या कहा गया? निग्रंथ। क्या कहा गया? निग्रंथ। निग्रंथ माने बंधन रहित। इसलिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के बारे में
केवल इंजीन अर्ह निर्ग्रंथ या निग्रंथ कहा गया है। आइए इसको और स्पष्टता से देखते हैं। दूसरा ये भी जान लें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनको जो है शिक्षा कहाँ पर मिली ना, इन सब के बारे में भी जान लिया जाए और ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। क्लियर। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञातुक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर। इनकी माता का नाम तिसला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। क्लियर। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की उम्र में महावीर को जुम्भी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त होने के बाद इन्हें केवलिन, जिन माने विजेता, अर्ह माने योग, निर्ग्रंथ निग्रंथ माने बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली। निग्रंथ का अर्थ क्या होता है उसको समझिए। जिसका चित्त ग्रंथियों से मुक्त हो, जिसके मन में गांठे ना हो, अर्थात जो गांठों से रहित हो वह निर्ग्रंथ है। गांठ का अभिप्राय है राग की गांठ, द्वेष की गांठ, मोह की गांठ, माया की गांठ इत्यादि। महावीर के प्रवचनों को भी निग्रंथ प्रवचन कहा जाता है। अगला प्रश्न बनेगा किसके प्रवचन को निग्रंथ प्रवचन कहा जाता है, तो उत्तर फिर से महावीर लगेगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 29। निम्नलिखित वायसरायों में से किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है लॉर्ड रीडिंग, डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। समझ रहे हैं? तो आइए इसको समझा जाए कि किसने जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अप्लाई करने का निश्चय किया ना। तो 1857 का विद्रोह हुआ, पता है। विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में बहादुर शाह जफर को सम्राट बनाने की कोशिश की गई, बनाने का प्रयास किया गया। और इस प्रयास में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। अतः अब जो है ये कोशिश की गई कि किस तरह से प्रयास किया जाए कि इनको दूर किया जाए। पहले तो लोगों ने जो है हिंदुओं को प्रश्रय दिया, मुसलमानों को अपने से दूर रखना प्रारंभ किया, लेकिन इन दोनों में जो है फूट डालने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इसकी जो है एक अभिव्यक्ति दिखती है 1833 से 1860 तक बंबई के गवर्नर थे। गवर्नर थे एल्फिंस्टन। इनका कहना था फूट डालो और राज करो की कहावत रोमन है। फूट डालो और राज करो यद्यपि रोमन कहावत है, यद्यपि किसकी कहावत है? रोमन कहावत है, लेकिन यह हमारी भी नीति होनी चाहिए। ये बात कही थी बंबई के गवर्नर एल्फिंस्टन ने। फूट डालो राज करो यद्यपि रोमन कहावत है, लेकिन यह हमारी भी नीति होनी चाहिए। इसके बाद होता क्या है
इसमें परिवर्तन आता है, पहले ये लोग जो है हिंदुओं को जो है अपने करीब ला रहे थे, मुसलमानों को दूर कर रहे थे। इनका मानना था बहादुर शाह जफर मुसलमान थे, ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन बीच में शिक्षा का प्रसार प्रसार हुआ, हिंदुओं में जागृति आई, तो इन्होंने अपना दृष्टिकोण चेंज किया। इस चेंज करने में 1872 में W हंटर की एक पुस्तक आई, द इंडियन मुसलमान, भारतीय मुसलमान या द इंडियन मुसलमान, एक पुस्तक आई, ठीक है। अब इसने क्या किया कि हमको मुसलमानों को प्रश्रय देना है ताकि हम हिंदुओं को मुसलमानों से बांट सके, यहाँ से दृष्टिकोण बदला है। इस दृष्टिकोण को हम लोग जो है सर सैयद अहमद की गतिविधियों में देख सकते हैं। जब 1885 में कांग्रेस का गठन होता है तो कैसे रिएक्ट करते हैं, उन सब में देख सकते हैं। और इसके बाद जब 1906 में मिंटो वायसराय बन के आते हैं, तो उसी सर सैयद अहमद खां के जो अलीगढ़ कॉलेज था उसके प्राचार्य थे अर्चवोल्ट ने जो है आगा खां को सुझाव दिया कि अपने लिए जो है चीज़ें मांगने के लिए और अपना निर्वाचन पृथक कराने के लिए, इन सब के लिए आप जो है मिंटो से मिलिए। तो आगा खां जो है एक मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ में जो है मिंटो से मिले थे, तो मिंटो ने उनको आश्वासन दिया था। और उस आश्वासन पर फिर 1909 में भारत शासन अधिनियम बना और उस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन मंडल लाया गया और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और राज करो का खेल प्रारंभ कर दिया। किसने? मिंटो ने। इसलिए देखिए विकल्प में ऑप्शन बी में कौन है? लॉर्ड मिंटो हैं। इसको और अच्छे से आइए समझते हैं। अंग्रेज नौकरशाहों के प्रोत्साहन पर मुसलमानों के एक प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मिला। उसको मिंटो ने विश्वास दिलाया कि वह केवल पृथक मतदान का समर्थन ही नहीं अपितु उन्हें सरकारी उसकी साम्राज्य के प्रति सेवाओं के लिए उनकी संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व देने का समर्थन करेंगे। इस तरह से बांटो और राज करो की नीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश प्रारंभ की गई। फूट डालो राज करो का खेल लॉर्ड मिंटो द्वारा खेला गया, जो मिंटो मॉडल सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके तहत 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम की घोषणा की गई। अंग्रेजों ने इन सुधारों के माध्यम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं को मुसलमान मतदाताओं में मतभेद पैदा करना था, हिंदुओं और मुसलमान मतदाताओं में मतभेद पैदा करना था। इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिकता के जहर को फैलाया गया, जिसकी अंतिम परिणति भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में सामने आती है। समझ गए आप इस प्रश्न को? अगला प्रश्न है 30 नंबर का। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ को रोकना, कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र वापस लेने के लिए मनाना, संविधान निर्माण निकाय स्थापित करना। अब पूछ रहा है जो क्रिप्स मिशन आया था उसका उद्देश्य क्या था। अब इसकी पृष्ठभूमि के समझिए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति खराब हो गई। ब्रिटेन क्या हो गया? कमजोर हुआ तथा जापान जो है पर्ल हार्बर पर अटैक करके निरंतर आगे बढ़ रहा था। और यह जो है लोग सोचने लगे थे कि जापान जो है भारत पर कब्जा कर लेगा, यह दिखाई भी पड़ रहा था। तब जाकर के जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे इवार और चीनी राष्ट्रपति थे चाई शेक कांग। इन लोगों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव बनाया कि कोई समझौता भारतीयों से करिए,
ताकि युद्ध में आपको समर्थन मिले। इसके लिए जो है स्टेपर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। इसलिए देखा ऑप्शन ए है, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयास के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना, इसका उद्देश्य यही था, इसलिए ऑप्शन एक इसमें सही है। लेकिन अब हम जो है लगे हाथ करते क्या है, क्रिप्स मिशन के समय के संबंध में जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके परीक्षा में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं, उन सबको देख लेते हैं। क्योंकि इसमें क्रिप्स मिशन में क्या क्या बिंदु थे उसको देखना पड़ेगा। फिर गांधी जी ने उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा है, फिर जवाहरलाल नेहरू या किसी अन्य ने उसमें टूटते हुए बैंक जोड़ा है। ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते रहते हैं, इसलिए आइए इसको यहीं अच्छे से समझ लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो रही थी। पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण तथा पूर्वी एशिया में उसकी बढ़ती प्रगति से सरकार घबरा उठी। सुभाष चंद्र बोस जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। बर्मा में अंग्रेजों की स्थिति नाजुक बनती जा रही थी। ऐसी स्थिति में सरकार एवं कांग्रेस दोनों एक दूसरे के करीब आए। संभावित जापानी आक्रमण को आधार बनाकर बारदौली अधिवेशन में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने का निश्चय किया। दूसरी तरफ हताशा और निराशा में ब्रिटेन भारत का पूरा सहयोग पाने के लिए परेशान था, ताकि न केवल जापान को बढ़ने से रोका जा सके बल्कि युद्ध की तैयारी में भरपूर मदद मिल सके भारतीयों से। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इवार और चीनी राष्ट्रपति चांग काई-शेक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला, वह भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए वार्ता करे, बातचीत प्रारंभ करें। रंगून के पतन के बाद 3 दिन के बाद, पतन के 3 दिन के बाद विंस्टन चर्चिल ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजेगी। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। कब की गई? 11 मार्च 1942 में। और 23 मार्च 11 को घोषणा की गई। 23 मार्च को मिशन कहां पहुंच गया? भारत पहुंच गया। यहां पर विभिन्न नेताओं से संपर्क के बाद 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की। 11 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, कितनी तेजी से गतिविधियां बढ़ी आप देख सकते हैं। तो उसने जो योजना प्रस्तुत की उसको समझिए। नंबर 1 था युद्ध के बाद, युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तब भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, जो किसी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। उसे राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार होगा। डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और राष्ट्रमंडल से वह तो उसके साथ रह सकता है या अलग हो सकता है। दूसरा था युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांत से क्या आएंगे? चुने हुए प्रतिनिधि, तथा रियासतों के प्रतिनिधि होंगे और रियासतों से प्रतिनिधि मनोनीत होंगे। दूसरी बात थी। तीसरी थी संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू करेगी। एक का जो प्रांत इससे सहमत नहीं है वह इसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, या वह पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। ख भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा था युद्ध के बाद एक एग्जीक्यूटिव परिषद बनेगी, कार्यकारी परिषद गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के मुख्य वर्गों के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन भारतीयों की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा। मतलब रक्षा मंत्रालय, रक्षा का कार्य अभी भी ब्रिटेन अपने हाथों में रखेगी। समझ गए? अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स मिशन द्वारा लाया गया प्रस्ताव बेहतर था। इसमें भारत को स्वेच्छा से एक अधिकार दिया गया था, वह राष्ट्रमंडल में रहे या उससे बाहर हो। स्वेच्छा से भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का अधिकार भी दिया गया।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार किया। कांग्रेस कार्य समिति की 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को हुई बैठक में क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा गया, केवल भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी। सब कुछ कहा जा रहा ना, जब युद्ध समाप्त होगा उसके बाद किया जाएगा, अभी कुछ नहीं किया जाएगा। तो कह रहे हैं केवल भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से संतुष्टि मिलेगी। कांग्रेस का स्टैंड था। कार्य समिति को संविधान निर्मात्री सभा के गठन पर भी आपत्ति थी। क्यों? क्योंकि इसमें देशी रियासतों को प्रतिनिधियों को जनता द्वारा निर्वाचित करने का प्रावधान नहीं था, अपितु रियासतों के जो राजा थे वह उन्हें मनोनीत करते। कुछ प्रांतों के न सम्मिलित होने का प्रावधान भारतीय एकता के लिए गंभीर था ना, जो तीसरे पॉइंट में कहा गया, जो सम्मिलित होना चाहे हो नहीं होना चाहे हो अलग हो सकते हैं। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था, यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण था। प्रश्न बनेगा, क्रिप्स के प्रस्ताव पर किसने कहा था यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण था? तो महात्मा गांधी। क्रिप्स प्रस्तावों का एकमात्र क्रियाशील पहलू केंद्र सरकार के गठन संबंधित था, जिसमें सभी शक्तियां हस्तांतरित की जानी थी, लेकिन प्रतिरक्षा विभाग पर सरकार का है नियंत्रण बना रहेगा, ब्रिटेन का। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? अभी हमारे खाते में पैसा नहीं है, लेकिन एक गारंटी के तौर पर हम आपको एक जो है चेक दे देते हैं आगे की तारीख डाल करके, जब हमारे खाते में पैसा आएगा तब आप भुना लीजिएगा। तो गांधी जी ने कहा ये क्या है? ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, अभी तो कुछ मिल नहीं रहा है, हमको आश्वासन केवल मिल रहे हैं वो जो भविष्य में पूरा होना है। उन्होंने कहा उत्तर तिथि चेक है, किसी और ने, कुछ लोग कहते हैं संभवतः जवाहरलाल नेहरू ने इसमें जोड़ा ऐसे बैंक के नाम जो टूट रहा है। समझ रहे हैं? अगर आप पोस्ट डेटेड चेक उस बैंक से देते हैं, वह बैंक देता है जो बैंक ध्वस्त होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो उस पोस्ट डेटेड चेक का कोई अस्तित्व रहता है? नहीं रहता है ना। तो अगर ये परीक्षा में पूछा जाता है कि क्रिप्स के प्रस्ताव को किसने कहा था कि वह जो उत्तर तिथि चेक है जो ऐसे बैंक द्वारा जारी किया गया है जो टूट रहा था, अगर यह पूरा सेंटेंस आता है तो उसमें मौलिक जो शब्द है उत्तर तिथि चेक है वह गांधी जी का है, तो पूरा सेंटेंस गांधी जी का माना जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाता है किसने यह जोड़ा कि टूटते हुए बैंक का है, तब जवाहरलाल नेहरू इसमें उत्तर में आएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा उसके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए और उनकी योजना के क्रियान्वयन का परिणाम देश के अनगिनत विभाजनों की संभावना के दरवाजे खोल देना होगा। अगर हम क्रिप्स प्रस्ताव के मानते हैं तो भारत जो देश है अनगिनत विभाजन हो जाएंगे, इसको हम गिन नहीं पाएंगे। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को दो आधार पर अस्वीकार किया। एक, संविधान निर्मात्री सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को मान्यता नहीं दी गई, और दूसरे, इसमें उनके भारत विभाजन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, स्पष्ट रूप से तो नहीं स्वीकार किया गया। तो मुस्लिम लीग भी असहमत थी। तो फलता हुआ क्या कि 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स महोदय ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया और उन्होंने ठीकरा भारतीय नेताओं पर फोड़ा कि ये लोग किसी एक बात पर सहमत नहीं होते हैं। तो इससे फायदा किसको हुआ? इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ चर्चिल को, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध में संलग्न थे अमेरिका के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, ये लोग कह रहे थे कि आप समझौता करो, बात करो, तब चर्चिल ने उनसे कहा देखिए हम समझौता और वार्ता कर रहे हैं लेकिन भारतीय नेता गंभीर नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने आज जो है क्रिप्स मिशन और क्रिप्स प्रस्ताव को बेहतर तरीके से समझा है। जितने प्रश्न बनते हैं उनको देखा है, आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर है 31, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में से निम्न में कौन पुर्तगाली नहीं थे? ए है बारबोसा,
बी है वास्को डी गामा, सी है निकोलो कोंटी, डी है नूनीज। आप लोगों ने डुआर्टे बारबोसा का नाम सुना होगा, जो है पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा को आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, पुर्तगाल के नाविक थे, जो है 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर आए थे। इन्हीं के बाद से भारत पुर्तगाल व्यापार शुरू हुआ। नूनीज ये घोड़ों के व्यापारी थे, अच्युत देव के समय आए थे। निकोलो कोंटी ये भी जो है वेनिस के निवासी थे, वेनिस माने इटली। और निकोलो कोंटी आए थे देवराय प्रथम के समय में, विजयनगर साम्राज्य में, देवराय प्रथम के समय में। और विजयनगर में आने वाले प्रथम यूरोपी थे, तो इसलिए बारबोसा, वास्को डी गामा, नूनीज तो पुर्तगाली हैं, निकोलो कोंटी इटावली हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। के बारे में और महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो बातें हैं उसको जान लेते हैं। निकोलो कोंटी वेनिस इटली निवासी, 1420 से 22 ईस्वी में सपरिवार देवराय प्रथम के काल में विजयनगर आया। वह विजयनगर आने वाला प्रथम यूरोपी था, ये बात हो रही थी। विजयनगर के विषय में कोंटी कहता है, विजयनगर 60 मील परिधि में है, यहाँ शस्त्र धारण करने वाले 90,000 सैनिक हैं। राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से शक्तिशाली है। यह बात जो है निकोलो कोंटी करता है। डुआर्टे बारबोसा पुर्तगाली सूबेदार थे, अल्बुकर्क का दुभाषिया और मलयालम का अच्छा जानकार था। वह 1500 से 1516 ईस्वी के बीच भारत में रहा। विजयनगर में सती प्रथा का उल्लेख करता है बारबोसा। वास्को डी गामा सबको पता है। फर्नाओ नूनीज पुर्तगाली है, घोड़े का व्यापारी था। अच्युत देव राय के समय 1535 ईस्वी में विजयनगर आया। वह विजयनगर की महिलाओं एवं ब्राह्मणों का विशद वर्णन करता है। यहाँ तक हुआ। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। प्रश्न संख्या है 32। निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई थी? ऑप्शन ए है लौरिया अर्राज, बी है सांची, सी है रामपुरवा, डी है बसाड़। बात क्या हो रही है कि अशोक का जो स्तंभ है, इन स्तंभों के शीर्ष पर पशु बने हुए हैं। तो इनका ये कहना है कि 4 सिंह किस स्तंभ के शीर्ष पर बने हुए हैं। तो देखिए जो लौरिया अर्राज है, ये बिहार के चंपारण जिले में है। वहाँ जो स्तंभ मिला है, वहाँ पर उसका शीर्ष जो है टूटा हुआ है, गायब है। लेकिन इसी से 38 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर लौरिया नंदनगढ़ है, जहाँ पर जो शीर्ष मिला स्तंभ का वह सिंह का है। तो यह भी माना जाता है कि लौरिया अर्राज में सिंह का शीर्ष रहा होगा। सांची और सारनाथ 2 ऐसे स्तंभ हैं अशोक के जहां पर जो है 4 सिंह पाए गए हैं। रामपुरवा में बैल का मिला है, बसाड़ सिंह का शीर्ष है। तो इस तरह से देखिए, इसमें सांची और सारनाथ, आपका ऑप्शन सांची सही होगा, जिसमें 4 सिंह शीर्ष हैं। समझ गए? आइए इसको देखते हैं। चतुर्सिंह शीर्ष सारनाथ और सांची 2 स्थानों पर बनाए गए थे। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर पीठ सटाए 4 सिंह और सिंहों के नीचे फलक पर चारों दिशाओं में 4 चक्र बने हुए हैं, जो लघु धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक है। धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। इसके फलक पर
गज, अश्व, बैल और सिंह उत्कीर्ण, जो फलक है उस पर गज, अश्व, बैल और सिंह उत्कीर्ण है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि फलक पर कौन सा पशु नहीं है, तो यहां से उत्तर मिलेगा। अब इन जो पशु गज है, बैल है, अश्व है, सिंह है, जो उत्कीर्ण है उनके मायने हैं वो कोई न कोई प्रतीक हैं जो बुद्ध के बारे में व्यक्त होते हैं। गज जो है बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है, बैल बुद्ध के जन्म या राशि का प्रतीक है, अश्व बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, बुद्ध के शाक्य क्षत्रिय होने का प्रतीक है सिंह। समझ गए? स्तंभ शीर्षों में सारनाथ का स्तंभ जो सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उसको सम्मिलित किया गया है सारनाथ के सिंह शीर्ष को। अब जो है और जो मिले हैं सिंह शीर्ष उसमें कौन कौन से जो है पशु हैं उनको भी देख लेते हैं। रुमनदेही पर है अश्व है, घोड़ा, संकिसा स्तंभ का शीर्ष पर हाथी है, रामपुरवा में वृषभ है, बसाड़ में सिंह है, लौरिया नंदनगढ़ में सिंह है। लौरिया नंदनगढ़ रामपुरवा स्तंभ की चौकी, जो स्तंभ की चौकी है उस पर दाना चुगते हुए हंस को उत्कीर्ण किया। किसी प्रश्न में पूछ लेगा ना कहाँ के जो है स्तंभ की चौकी पर दाना चुगते हुए हंस का चित्र है, तो ये देखिए परीक्षा में आपको मिलाने के लिए दे देता है। एक और स्तंभ वह स्थान जहाँ पर स्तंभ मिले हुए हैं अशोक के, और दूसरी तरफ उसके शीर्ष पर कौन कौन से पशु उत्कीर्ण हैं, इसलिए जानना आपके लिए जरूरी था, एक जगह संग्रहित करके दे दिया गया है। आगे आइए, प्रश्न है 33। भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी जनरल आकिन लैक। हुआ क्या था कि 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और माउंटबेटन योजना के आधार पर 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत का निर्माण हुआ। तो अब क्या था कि निर्माण के बाद पहले तो भारत पाकिस्तान एक थे, तो उनके प्रशासन, नागरिक प्रशासन एवं संसाधनों के बंटवारा, संसाधनों के बंटवारे के लिए बना एक पार्टीशन काउंसिल बनी, बंटवारा परिषद बनी। क्या बनी? पार्टीशन काउंसिल बनी, बंटवारा परिषद बनी। इस बंटवारा परिषद के अध्यक्ष का पूछ रहा है, तो अध्यक्ष बनाए गए थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन पूरा नाम था, बनाए गए थे। इसके 4 सदस्य थे, 2 सदस्य थे भारत की ओर से और 2 सदस्य थे पाकिस्तान के पक्ष के। भारत के ओर से जो 2 सदस्य थे जो भारत का पक्ष रखते, उसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो पाकिस्तान की ओर से थे उसमें थे लियाकत अली और अब्दुर रब नस्तर बने। और इस जो बंटवारा परिषद बनी थी पार्टीशन काउंसिल, उसकी निगरानी के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी। एक सदस्य भारतीय थे, एक सदस्य पाकिस्तानी थे। प्रशासन, नागरिक प्रशासन के बंटवारे के लिए इन्होंने जो है स्वेच्छा के सिद्धांत का पालन किया और जो कर्मचारी, जो अधिकारी स्वेच्छा से भारत या पाकिस्तान जिस डोमिनियन में स्वयं को ले जाना चाहते थे, नौकरी करना चाहते थे, वहाँ उनको जाने की अनुमति दे दी गई। आईसीएस के संबंध में यह प्रावधान किया गया कि जो यूरोपीय आईसीएस अधिकारी हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं, वह वर्तमान में जो उनको पेंशन, वेतन,
पर्याप्त जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको लेते हुए वह भारत या पाकिस्तान कहीं भी अपनी नौकरी आगे कर सकते हैं या वह जो है सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। और भारतीय आईसीएस अधिकारियों को स्वेच्छा के सिद्धांत पर छोड़ा गया, दोनों डोमिनियन में से किसी एक डोमिनियन का चयन करें और वहां पर अपना कार्यकाल पूरा करें। तो ये था बंटवारा परिषद, जिसमें ऑप्शन सी सही था। आइए इसको देखते हैं। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय उप महाद्वीप का विभाजन हुआ। 2 राष्ट्रों का निर्माण। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 को भारत बना। नागरिक प्रशासन संसाधनों के विभाजन है तो गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय बंटवारा परिषद पार्टीशन काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत से तथा लियाकत अली अब्दुल रब नस्तर को पाकिस्तान की ओर से सम्मिलित किया गया। बंटवारा परिषद के विवरण पर नजर रखने के लिए कार्यकारी स्तर पर 2 सदस्यीय संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, जिसके सदस्य हीरू भाई मुल्लजी भाई पटेल भारतीय प्रशासक थे। हीरू भाई मुल्लजी भाई पटेल भारतीय प्रशासक थे। मोहम्मद अली बोगरा जो भावी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, ये दोनों थे इसमें। इस संचालन समिति ने कार्य करने की स्वेच्छा के आधार पर कर्मचारियों का भारत और पाकिस्तान विभाजन कर दिया, परंतु भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रथम यूरोपीय अधिकारी जिन्हें यह छूट दी गई वह अपने पुराने वेतन, छुट्टियों, पेंशन इत्यादि अधिकारों के साथ भारत या पाकिस्तान में अपने पद पर बने रह सकते हैं अथवा चाहे तो सेवा से निवृत्त हो सकते हैं। पुनश्च स्वदेशी भारतीय सिविल सेवकों को तत्कालीन सेवा शर्तों पर किसी राज्य डोमिनियन में कार्यरत रहने का अधिकार दिया गया। संसाधनों के विभाजन के लिए बंटवारा परिषद ने 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की, जिसके सदस्य गुलाम मोहम्मद, जाहिर हुसैन, आई कुरैशी, केजी अम्बेगारवरकर, संजीवा राय और एम.बी. रंगाचारी थे। समझ गए बंटवारा परिषद और उसके अध्यक्ष का मामला। आगे चलिए, प्रश्न है 34। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, सी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, डी खसरो खान। इसमें क्या उत्तर होगा? हुआ क्या था, बलबन के बाद कैकुबाद शासक बना, उसके बाद कैमूर, इस तरह के मामले चलते रहे। अंत में हुआ क्या कि 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया और इन्होंने अपने को जो है सुल्तान घोषित किया किलोखरी के महल में। चूंकि बलबन के राजस्व से समझ में आता है कुलीनता पर कितना राजसत्ता जोर देती थी। साथ में जलालुद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन फिरोज शाह का सत्ता पर वैधानिक उत्तराधिकार नहीं था, इसलिए दिल्ली की जनता जलालुद्दीन से नाराज थी। नाराज होने के कारण इन्होंने किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाया। बाद में एक वर्ष बाद जब दिल्ली के कोतवाल थे फखरुद्दीन और जनता ने उनको आमंत्रित किया, तब एक वर्ष बाद गए हैं दिल्ली। समझ गए? तो ये है कौन? जलालुद्दीन फिरोज शाह, जो खिलजी वंश के संस्थापक थे। आइए और देखते हैं इसमें देखो किलोखरी के महल। तो प्रश्न है किलोखरी के महल बनवाया किसने था? तो कैकुबाद ने बनवाया था किलोखरी का महल। आइए और चीजें देखते हैं। मलिक फिरोज खिलजी कबीले का तुर्क था, ये आप जानिए। उसने अपने भाई शिहाबुद्दीन एवं उसके पुत्र माने भतीजे अली गुरसब, जो अलाउद्दीन खिलजी बनता है, के साथ अनेक वर्ष तक बलबन की सेवा की।
जलालुद्दीन फिरोज शाह बलबन के सारे जानदार बहुत विश्वसनीय लोगों में था। आगे चलकर वह उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान रक्षक बना और मंगोलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और सफल हुआ। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। कैकुबाद ने उसे, जब कैकुबाद शासक बना, आरिज मुमालिक माने दीवाने अर्ज का मुखिया बनाया। शाइस्ता खां की पदवी दी, उपाधि दी। वह 3 महीने तक क्यूमर्स के संरक्षक के रूप में रहा। फिर अंततः उसने जो है जून 1290 में जलालुद्दीन ने कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी के किले में स्वयं को सुल्तान घोषित किया। दिल्ली के सरदार एवं नागरिक उसे उतना पसंद नहीं करते थे, अतः जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। 1 वर्ष बाद कोतवाल फखरुद्दीन एवं दिल्ली के नागरिकों द्वारा आमंत्रित किए जाने पर वह दिल्ली आया। जलालुद्दीन सर्वाधिक वृद्ध 70 वर्ष की अवस्था में शासक बना था। बरनी के अनुसार सुल्तान का कहना था, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। बरनी कहता है उसके बारे में। जलालुद्दीन इतना उदार था कि बलबन के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। जब दिल्ली आया तो बलबन के सिंहासन पर बैठने से उसने मना कर दिया। उसी स्थान पर बैठा जो दरबारियों के लिए निश्चित था। कभी भी बलबन के महल के आंगन में घोड़े पर सवार नहीं होता था। जलालुद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद की नीति अपनाई। अगर प्रश्न बने सल्तनत काल में पहला सुल्तान कौन था जिसने उदार निरंकुशवाद की नीति अपनाई, तो उत्तर आएगा जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह। यही वह पहला सुल्तान जिसने स्पष्ट शब्दों में विचार रखा, राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। सर्वप्रथम उसी ने घोषित किया कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है। धर्म और राज्य का पृथक्करण तो अलाउद्दीन खिलजी करता है, लेकिन इसका घोषणा कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है, किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज शाह ने। अब क्लियरिटी आ गई होगी, आगे चलते हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? ए है मंडल नाडु स्थल ग्राम, बी है मंडल स्थल नाडु ग्राम, सी है नाडु मंडलम स्थल ग्राम, डी है मंडलम नाडु ग्राम स्थल। तो विजयनगर जो था साम्राज्य, ये विभक्त था प्रांतों में। प्रांत विभक्त थे कोट्टम या बलनाडु में। बलनाडु विभक्त था नाडु में। नाडु विभक्त था स्थल में। स्थल था मेलाग्राम में। मेलाग्राम 50 गांवों का समूह था और मेलाग्राम विभक्त था ग्राम में। सबसे छोटी इकाई ग्राम थे। अब ये ऑप्शन देखिए क्या कर रहे हैं, बलनाडु, फिर नाडु, फिर स्थल, फिर ग्राम। सही है, ऑप्शन ए इसमें सही है। अब बी में देखिए मंडल के बाद स्थल कर देते हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि नाडु होता है। नाडु मंडल से पहले कर देते हैं, गलत हो जाएगा। मंडल के बाद नाडु और ग्राम को स्थल से पहले कर देते हैं, चौथा गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ए देखिए इस फ्लो चार्ट के माध्यम से उसी बात को जो हम लोगों ने चर्चा किया दर्शाया गया है। आइए प्रश्न है 36। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है ओसाने वालों के लिए, बी है बर्तन बनाने वालों के लिए, सी है आभूषणों को बनाने वाले के लिए, डी है कर्मकार के लिए। तो ऋग्वेद में जो धान्यकृत का जो प्रयोग हुआ है ओसाने वाले के लिए हुआ है। समझ गए? जो है अनाज को ओसाते हैं उनके लिए हुआ है। आइए ऋग्वेद में और कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको देख लेते हैं। ऋग्वेद में वर्णित कृषि से संबंधित शब्दावली लांगल, शीर या सील हल के लिए प्रयोग हुआ है। सीता या कुंड हल चलाने से बनने वाली गहरी नाली, जो कुंड नहीं बनता, कुंड ना, जब हल चलाते हैं उसके बीच में जो नालियां बन जाती हैं। दात और श्रीणी हंसिया के लिए प्रयोग हुआ है। तसर
चरखी के लिए प्रयोग हुआ है। खिल्य, कृषि योग्य भूमि के बीच की जो भूमि पट्टी है उसके लिए खिल्य है। ये आपको पूछा गया था धान्यकृत अनाज ओसाने वाले के लिए। खनित्रमा या आवट खोद कर बने गड्ढा और कुआं के लिए। ब्रिक शब्द किसके लिए है? बैल के लिए। करिस या सकृत गोबर की खाद के लिए। उर्दर अनाज नापने वाले पात्र के लिए। टसर भी एक बार परीक्षा में पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है चरखी के लिए। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन है 37, देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए कालिदास, बी हरिसेन, सी विशाखदत्त, डी कौन है? शूद्रक। तो देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है इसके लेखक हैं विशाखदत्त हैं। और विशाखदत्त कौन है? एक गुप्त कालीन विभूति हैं। इन्होंने जो है एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा इनका नाटक है मुद्रा राक्षस। देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त शासक राम गुप्त की ऐतिहासिकता का पता चलता है, और मुद्रा राक्षस में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। समझ गए? इसमें देखिए एक ऑप्शन है, ये आपको उत्तर मिल गया हरिसेन। हरिसेन का नाम आपने कहाँ सुना है? गुप्त शासक समुद्रगुप्त की एक प्रयाग प्रशस्ति है जिसकी रचना उनके संधि विग्राहक हरिसेन ने किया है। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार के रूप में आते हैं सामने। और ये शूद्रक हैं जो गुप्त काल के ही हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मृच्छकटिकम, ये भी परीक्षा उपयोगी है, इसको भी जानते रहिए। कालिदास के बारे में आप सबने सुना होगा। इनके 7 महाकाव्य हैं जिनको हम लोग, जिनका क्या नाम है बताइए? जिनका नाम है ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोवर्षीय, अभिज्ञान शाकुंतल, सब जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस प्रश्न के साथ में इतनी चीजें आपने जान ली है। और बेहतर तरीके से जानना है तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट पीजीटी में वर्ष 2000 की जो तीसरी क्लास थी क्वेश्चन नंबर 73 में जाइए, आपकी जानकारी में और वृद्धि होगी। आगे चलें। प्रश्न है 38, 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए बॉम्बे, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी आगरा। देखिए देव समाज की बात कर रहे हैं तो देव समाज की एक बार 1864 में जब केशव चंद्र सेन गए थे मद्रास में, तो इनसे प्रभावित हो करके के श्रीधरलू नायडू ने देव समाज की स्थापना की। कहां पर की थी? कलकत्ता में। और 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने, किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री ने वेद समाज की स्थापना, देव समाज की स्थापना लाहौर में की। और इस प्रश्न में देखिए कह रहा है 1887 में, तो ये शिव नारायण अग्निहोत्री के देव समाज की बात करता है। ऑप्शन सी इसमें लाहौर सही होगा। आइए देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के दौरान इनसे प्रेरित होकर के 1864 में के धरलू नायडू ने मद्रास में
वेद समाज की स्थापना किसके प्रमुख नेताओं में थे? बी राजगोपाल चार्लू, पी सुब्रयल चट्टी, विश्वनाथ मुदलियार प्रमुख थे। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। प्रश्न आएगा, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसको कहते हैं? वेद समाज को। 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में वेद समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार करना, जो ब्रह्म समाज की तरह एकेश्वरवाद का समर्थन करता है, जातिवाद के विरुद्ध, और विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का समर्थन करता है। क्लियर? आगे चलें, आइए। क्वेश्चन 39 है, पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए कंबोज, बी अस्मक, सी गंधार, डी सूरसेन। तो हम लोगों ने जो है षोडश महाजनपदों के बारे में पढ़ा है। षोडश महाजनपद, 16 महाजनपद थे, महाजनपद काल में पढ़ा है। उसमें एक था गंधार महाजनपद, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। कैपिटल क्या थी इसकी? कैपिटल थी तक्षशिला। और दूसरा प्रमुख नगर था इसका पुष्कलावती। गंधार का प्रमुख नगर पुष्कलावती था। कुछ इतिहासकार इसको गंधार की राजधानी भी मानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसमें गंधार सही है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। षोडश महाजनपद काल में वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिले की भूमि पर गंधार महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की। इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। पुष्कलावती प्राचीन काल में गंधार की राजधानी हुआ करता था। मान्यता के अनुसार इस शहर की स्थापना रामायण में राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल, भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला, पुष्कल ने पुष्कलावती, पुष्कल ने की, जिन पर इस नगर का नाम पड़ा। आधुनिक काल में पाकिस्तान के उत्तरी भाग के खैबर पख्तून प्रांत के चारसद्दा जिले में स्थित है। परीक्षा में पूछता है पुष्कलावती की पहचान किससे की गई है? तो चारसद्दा को आप याद रखिएगा। चलें आगे, आइए। क्वेश्चन नंबर 40 है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है केशव चंद्र सेन, सी है देवेंद्रनाथ टैगोर, डी है राजा राम मोहन राय। तो देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ने जो है कलकत्ता के जोरासाकी में तत्वरंजनी सभा की स्थापना की। तत्वरंजनी सभा की स्थापना की। यही जो है 1839 में जो तत्वरंजनी सभा थी, ये 1839 में तत्वबोधिनी सभा के रूप में जो है तत्वबोधिनी सभा के रूप में स्थापित होती है। इसने जो है बंगाली में, बंगला भाषा में एक पत्रिका निकाली, पत्र निकाला, जिसका नाम था तत्वबोधिनी था। ये जो तत्वबोधिनी पत्रिका थी, यह जो है ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र थे। ब्रह्म समाज जो था संगठन, उसका का मुख्य पत्र था। कौन? तत्वबोधिनी मुख्य पत्र था। बाद में जो है द्वारिकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्यावागीश के बाद 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर को ब्रह्म समाज का आचार्य बनाया गया। उनके नेतृत्व में ब्रह्म समाज का तेजी से विकास हुआ। उन्होंने जो है ब्रह्मोपासना इत्यादि प्रारंभ किया और बाद में केशव चंद्र सेन को 1857 में ब्रह्म समाज का अध्यक्ष बना कर स्वयं जो है पहाड़ियों को निकल गए। ये थी कहानी। ऑप्शन सी सही। आइए देखते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के जोरासाकी में
तत्वरंजनी सभा की स्थापना की, जो 1839 में तत्वबोधिनी सभा के रूप में सामने आई। बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया है। पत्रिका ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका थी। इसके अन्य संपादक कौन थे? अन्य लोग ईश्वरचंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, राजनारायण बोस, राजेंद्र लाल मित्र आदि थे। ब्रह्म समाज के सदस्यों को विज्ञान एवं धर्मशास्त्रों का ज्ञान कराने के उद्देश्य से 1840 में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की गई। इसके मुख्य सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, प्यारेलाल मित्र, ताराचंद चक्रवर्ती थे। इन लोगों ने तत्वबोधिनी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया एज ए टीचर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व महर्षि द्वारकानाथ टैगोर एवं रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाला। इसके बाद द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर ने 21 दिसंबर 1843 को ब्रह्म समाज की बागडोर अपने हाथों में ली। ब्रह्म समाज में नव प्राण का संचार और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में प्रतिस्थापित करने का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर को जाता है। देवेंद्र नाथ ने ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ के भारतीय संस्कृत विरोधी प्रचारों का मुंहतोड़ जवाब दिया तथा ब्रह्म धर्म नामक धार्मिक पुस्तिका का प्रकाशन किया। क्या नाम है? ब्रह्म धर्म पुस्तिका का संकलन तथा पूजा के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना का आरंभ किया। 1857 में टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान की और आचार्य नियुक्त किया। स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों की ओर चले गए। चलिए अब अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसको ध्यान दीजिए। नंबर ए है कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। नंबर बी है बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। सी है दासों की दशा सुधारने और अंततः समाप्त करने की आज्ञा दी। डी है सपरिषद गवर्नर जनरल और बंबई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून का अधिकार दिया गया। यह प्रश्न है, इसमें गलत कौन है इसको देखना है। तो आइए एक एक विकल्प को हम लोग समझते हैं ना, तराजू पर तौलते हैं एक एक विकल्प को। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है 1813 के एक्ट के द्वारा समाप्त किए गए, लेकिन अपवाद ये था कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर अभी भी कंपनी का एक अधिकार बना था। 1833 के एक्ट द्वारा उसको भी समाप्त कर दिया गया कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एक अधिकार नहीं रहेगा। तो ये तो सही है। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यह भी सही है। दासों की दशा सुधारने और अंततः समाप्त करने की आज्ञा दी गई। 1833 के एक्ट के अंतर्गत 1843 में नियम 5 द्वारा क्या किया गया? दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सपरिषद गवर्नर जनरल और बंबई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून का अधिकार दिया गया। इसमें कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया था और सपरिषद गवर्नर जनरल को बंबई, मद्रास, बंगाल इन सब जगहों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। मतलब सपरिषद गवर्नर जनरल ही कानून बना सकते थे सबके लिए। उसके लिए बंबई तथा मद्रास को अधिकार नहीं था कानून बनाने का। इसलिए यही ऑप्शन गलत होगा। कौन सा सही नहीं है? डी वाला सही नहीं है। आइए एक नज़र में हम लोग तेजी से 1833 के अधिनियम की अन्य बातें देख लेते हैं। इसमें कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। भारत में प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। प्रश्न पूछे किस एक्ट में किया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंबई, मद्रास, बंगाल तथा अन्य प्रदेश गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया। अब गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारी परिषद भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था उसके पास।
मद्रास था बंबई की परिषदों की कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। यही था ना उसमें कि इनके पास भी शक्ति, ये बात कह रहा था, गलत था। विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक अतिरिक्त सदस्य जो कानूनी सदस्य था, चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया मैकाले को, और इसके तहत जो है विलियम बेंटिंग को बनाया गया था भारत गवर्नर जनरल। भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने एवं सुधारने की भावना से विधि आयोग की नियुक्ति की गई। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के चीन के साथ एवं चाय के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक राजनीतिक दायित्व दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने को बंद किया गया। मतलब कंपनी के अधीन जो है कार्य करने का या नौकरी पाने का एकमात्र आधार योग्यता है। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। अंततः 1843 में नियम 5 द्वारा इसका उन्मूलन कर दिया गया। इस एक्ट पर मैकाले के साथ साथ उपयोगितावादी विचारक जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल का विशेष प्रभाव पड़ा। भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इस चार्टर में दिखाई देता है। अब यहाँ से कोई बात, यहाँ पे जितने तथ्य दिए हैं उसके बाहर कोई प्रश्न 1833 के एक्ट में नहीं बनता है। आगे चलें। दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी नारायण गुरु, सी कंदुकुरी वीरेशलिंगम के वीरेशलिंगम नाम मिलता है, टी के माधवन। दक्षिण भारत में जो निम्न जातियों के बीच जो है आंदोलन चलाया था नारायण गुरु ने इन्होंने एझवा आंदोलन चलाया और इन्होंने जो है एसएनडीपी की स्थापना की। एसएनडीपी माने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की और इन्होंने एक नारा दिया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। तो इनके बारे में और चीजें समझा जाए। दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाले श्री नारायण गुरु थे। इनका जन्म 22 अगस्त 1856 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास एक गांव चेमपजम्भी में हुआ था। और नारायण गुरु और उनके कृतित्व के बारे में और जानना है तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट पीजीटी बजाइए। वर्ष 2005 के क्लास 4 के क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए, आपकी क्लियरिटी, स्पष्टता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? ऑप्शन ए है लेपेन ग्रिफिथ, बी है विक्टर जैक्वेमांट, सी है कोर्ट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। महाराजा रणजीत सिंह की तुलना किससे की है? नेपोलियन बोनापार्ट से। तो इसके लिए कोई फ्रांसीसी मुफीद होगा, तो फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री, वह भूवैज्ञानिक थे जो हिमालय में गए थे, लाहौर गए थे, रणजीत सिंह से मुलाकात किए थे। उनका नाम है विक्टर जैक्वेमांट। ऑप्शन बी इसमें सही है। आइए देखते हैं। फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री और भी विज्ञानी विक्टर जैक्वेमांट ने भारत की यात्रा की। वह सिख सम्राट रणजीत सिंह से राजधानी लाहौर में मिले, हिमालय में राज्यों का दौरा किया। विक्टर जैक्वेमांट ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में गुजरावाला गांव में सुकरचकिया मिसल, एक बार परीक्षा में पूछा गया है किस मिसल से संबंधित है, सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महासिंह की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह की माता राजकौर, उनकी सास सदा कौर, दीवान लखपत राय के नेतृत्व में 1792 से 1797 एक प्रतिशासक परिषद बनी थी, काउंसिल ऑफ रेजेंसी बनी थी, ने शासन संभाला। 1799 में रणजीत सिंह
का लाहौर पर अधिकार हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उसे अपनी राजधानी की राजधानी में राजनैतिक राजधानी बनाया। लाहौर को जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी। 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से प्राप्त किया, जैसे शुक्रचकिया मिसल वैसे भंगी मिसल उससे प्राप्त किया और उसको अपनी धार्मिक राजधानी बनाया। रणजीत सिंह के संबंध में अमृतसर की संधि और बहुत से महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको किसी अन्य प्रश्न में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है 44, अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद, बी फखरुद्दीन, सी बुगरा खान, डी कैकुबाद। देखिए बलबन ने जो है अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद खां को अपना उत्तराधिकारी बनाया था और ये जो है 1286 में मंगोल युद्ध में मारा गया था। समझ गए? तो इसके मारे जाने के बाद इसी के पुत्र कै खुसरो को उत्तराधिकारी बनाया। समझ गए? पहले मोहम्मद खां को बनाया, फिर मोहम्मद खां जब 1286 में मंगोल युद्ध में मारा गया तो उसके पुत्र कै खुसरो को बनाया। लेकिन जब जो है 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई तब जो है वहां के दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने बुगरा खां कौन है? ये बलबन का पुत्र था जो बंगाल का इक़्तिदार था। इसके पुत्र कैकुबाद को जो है शासक बनाया। समझ रहे हैं? अब प्रश्न है किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया? तो पहले तो उत्तराधिकारी मोहम्मद खां को बनाया था, मोहम्मद खां के बाद उसके पुत्र कै खुसरो को बनाया था। इसमें कै खुसरो विकल्प में है नहीं, ऑप्शन ए मोहम्मद है, इसलिए ऑप्शन ए मोहम्मद करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए? आगे चलें। बलबन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसी के संरक्षण में अमीर खुसरो तूतिया हिंद की जिनकी उपाधि है एवं अमीर हसन देहलवी भारत का शेख सादी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। मंगोल आक्रमणकारी तमर से लड़ते हुए 1286 में मोहम्मद खां युद्ध में मारा गया। मृत्युपरांत बलबन ने उसे खान शहीद की उपाधि दी। बरनी के अनुसार 1 वर्ष बाद पुत्र वियोग में बलबन भी मर गया। मोहम्मद खां की मृत्यु के बाद बलबन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद खां के पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने कूटनीति से बलबन के पुत्र बंगाल के इक़्तिदार बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बनाया। कैकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी को 17-18 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी बैठा। इसी के समय इब्न बतूता ने यात्रा की। उसने सुल्तान के शासक को एक बड़े समारोह की संज्ञा दी। समझ गए? आगे चलें। नंबर 45, औरंगजेब के समय निम्न समय में लिखी गई पुस्तक फतवा आलमगीरी का संबंध है। नंबर 1 कानून संहिता से, नंबर 2 संगीत से, नंबर 3 सूफी सिद्धांत से, नंबर 4 या डी है गायन विधा से। ABCD में दिया गया है। देखिए औरंगजेब के समय सरकारी नियम कानून ये संग्रहित किए गए थे जवाबित ए आलमगीरी में। ये क्या है? सरकारी नियम कानून जवाब आलमगीरी में। और
कानूनों का संग्रह उलेमा और विद्वानों द्वारा, निजाम की अध्यक्षता में और 6 उलेमा विद्वान थे, इसका कराया था उन्होंने फतवा ए आलमगीरी। किसमें? फतवा ए आलमगीरी में। अब विकल्प देखिए, तो विकल्प में है कानून संहिता से, ना इस्लामी कानून संहिता को, तो ऑप्शन ए सही है। अगर ये पूछे कि जवाबित आलमगीरी क्या है, सरकारी नियम कानून को संग्रहित किया गया है। अगर इस्लामी नियम कानून के बारे में पूछे तो फतवा आलमगीरी आपका उत्तर होगा। आइए देखते हैं। औरंगजेब ने सरकारी नियम कानूनों को जवाबित ए आलमगीरी में संकलित करवाया। उसने काजियों के मार्गदर्शन हेतु अरबी भाषा में, समझिए, इस्लामिक कानूनों का फतवा ए आलमगीरी में संग्रह करवाया। शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 विद्वान और उलेमाओं ने इस कार्य को पूरा किया। समझ गए? आगे चलते हैं। प्रश्न है 46, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन ए बिरगिस कादिर, बी बेगम हजरत महल, सी नाना साहेब, डी कुंवर सिंह। जब 1856 में आउटरम की रिपोर्ट पर कुशासन का आरोप लगा करके वाजिद अली शाह को जो है पदच्युत कर दिया गया, तब उनकी बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरगिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित करके 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। ये ऑप्शन बी इसमें सही है। इसके अतिरिक्त 1857 के विद्रोह में जितने स्थल थे उनके नेतृत्व करता है। इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है, जानना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट पीजेटी के वर्ष 2000 की पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 25 में जाइए। टेबल के माध्यम से प्रत्येक स्थान के बारे में, उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में दिया गया है, उसको देखिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 47 है, हुविस्क के सिक्कों पर अंकित अहुर मजदा देवता का संबंध था? ऑप्शन ए भारतीय देवता से, बी यूनानी देवता से, सी मिस्र के देवता से, डी पारसी देवता से। कुषाण कनिष्क, कनिष्क के बाद शासक बना वाशिष्क, वाशिष्क के बाद शासक बना हुविस्क। और हुविस्क के जो सिक्के हैं उसमें सर्वाधिक देवी देवताओं का अंकन है, सर्वाधिक देवी देवता का अंकन है। और उसी के सिक्के में अहुर मजदा और रोमा की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। अहुर मजदा पारसी देवता हैं, रोमा जो है रोम की देवी हैं, इनका वर्णन आकृति हुआ है, इसलिए अहुर मजदा पारसी देवता से है। विकल्प डी इसमें सही है। आइए इसको देखते हैं। हुविस्क 106 से 140 ईस्वी, वाशिष्क के बाद हुविस्क शासक बना। हुविस्क के स्वर्ण तथा ताम्र के सिक्के कविसा से लेकर बिहार तक प्राप्त हुए हैं। राज तरंगरी के अनुसार उसने कश्मीर में हुविस्कपुर नामक नगर की स्थापना की। ये परीक्षा में पूछा जाएगा, कश्मीर में हुविस्कपुर नगर की स्थापना किसने की? उसने मथुरा में सुंदर विहारों का निर्माण कराया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय कुषाण सत्ता का प्रमुख केंद्र पुरुषपुर पेशावर के स्थान पर मथुरा हो गया था। सर्वाधिक देवी देवताओं की आकृति हुविस्क के सिक्कों पर प्राप्त हुई। हुविस्क के सिक्कों पर ही सर्वप्रथम पाशुपत और शाक्त संप्रदाय संबंधी प्रतीक प्राप्त होते हैं। पाशुपत और शाक्त धर्म संबंधी प्रतीक इसी मिलते हैं। इसके सिक्के पर पारसी देवता अहुर मजदा और रोमन वेशधारी देवी रोमा के चित्रांकन हुए हैं। हरिहर के आदि रूप का अंकन इसी की मुद्रा पर है। मुद्रा पर लिंग और चक्र एक साथ प्रदर्शित किया गया है। अब अहुर मजदा के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 48 है, गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी विष्णुगुप्त। ताम्र मुद्रा का प्रचलन कराया था समुद्रगुप्त ने, इसलिए ऑप्शन बी इसमें सही है। आइए देखते हैं। गुप्त काल में ताम्र मुद्रा का प्रचलन समुद्रगुप्त ने करवाया। समुद्रगुप्त ने कई प्रकार के सिक्के चलवाए। इन सिक्कों की धातु सोना और तांबा है।
एक प्रकार का सिक्का गरुड़ ध्वजांकित है जिस पर उनकी उपाधि पराक्रमा लिखी है। दूसरे प्रकार के सिक्के में राजा धनुष बाण लिए खड़ा है जिस पर अप्रतिरथ लिखा है, अंकित है। तीसरे प्रकार के सिक्के में राजा परस लिए खड़ा दिखाई दिया है जिस पर कृतांत पशु अंकित है। चौथे प्रकार के सिक्के में सम्राट धनुष बाण से व्याघ्र को मारते हुए दिखाया गया है, उस पर व्याघ्र पराक्रमः लिखा गया है। इस समुद्रगुप्त के संबंध में, सिक्कों के संबंध में वार्ता हो गई हमारी आपकी। क्वेश्चन है 49, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए है बर्किंघम पैलेस, बी है सवाई पैलेस, सी है विंस्टर पैलेस, डी है जेम्स पैलेस। तो गोलमेज सम्मेलन जॉर्ज पंचम के समय में सेंट लंदन में है, सेंट जेम्स पैलेस। कहां पर हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही है। आइए देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आधिकारिक तौर पर प्रारंभ किया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पहली बार ऐसी वार्ता था जिसमें ब्रिटिश शासक भारतीयों को बराबरी के स्तर पर बैठाकर बात कर रहे थे। इस गोलमेज सम्मेलन में के 86 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस तथा अधिकांश व्यावसायिक संगठनों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। वहीं मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग तथा भारतीय रजवाड़े ने इस सम्मेलन में भाग लिया। समझ रहे हैं? ये हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है गांधी विन समझौते के बाद, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं सम्मिलित होता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में से कौन विरोध में था? ऑप्शन ए पाटिल, बी देशमुख, सी कुलकर्णी, डी क्या है? सर सुबहदार। तो मोहिते, घोरपड़े, इस तरह के कुछ देशमुख थे, वह जो है शिवाजी को उत्कर्ष पर विरोध कर दिया। शिवाजी की जो शक्ति थी, शिवाजी ये वतनदार, और वतनदारों में जो छोटे वतनदार थे, ये इन्हीं के संगठन से इन्होंने शिवाजी ने आगे बढ़ा। जो बड़े वतनदार थे इन्होंने विरोध किया, जिसमें से मोहिते, घोरपड़े ये सब हैं देशमुख। और ये जो देशमुख थे वो बीजापुर के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते थे तथा अपनी स्वायत्त सामंतशाही में विश्वास करते थे, इसलिए शिवाजी का विरोध करते थे। ऑप्शन बी इसमें देशमुख सही है। आइए इसको देखते हैं। जादव, मोहिते, घोरपड़े जैसे देशमुखों ने प्रारंभ में शिवाजी के अधिकार का विरोध किया। ये देशमुख बीजापुर राज्य के प्रति निष्ठावान थे तथा अपनी सामंती स्वायत्तता बनाए रखना चाहते थे। देशमुखों के विरोध के कारण शिवाजी को बीजापुर एवं अन्य क्षेत्रीय शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। यह भी एक तथ्य है कि रंभा पाटिल जैसे देशमुखों ने शिवाजी का सहयोग एवं समर्थन भी किया। इस प्रश्न में हमारा देशमुख विकल्प बी वाला सही है। इस तरह से आज हम लोगों ने जो है वर्ष 2021 पीजीटी परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न थे इतिहास में, उसके लिए दूसरी क्लास पूरी कर ली है। अब आप लोगों के करना क्या है कि इस क्लास में पूरी तरह से बने रह करके देखना है, समझना है, और लाइक और कमेंट के माध्यम से अपने फीडबैक अवश्य देना है। आप लोग जो है पूरी तन्मयता से, पूरे धैर्य के साथ और पूरी तल्लीनता के साथ क्लास में बने रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास अतिशीघ्र आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होगी।